नमस्कार। अगला सैम हिंदी कक्षा में मैं सुनीति मिश्रा आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आजकल हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 की दूरवा और आज मैं इसका पढ़ाने जा रही हूँ 11वां पाठ, हिंदी ने जिनकी जिंदगी बदल दी। ये है मारिया नजैशी। इनके बारे में हम इस पाठ में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से वो विदेशी होते हुए भी उन्होंने हिंदी को प्रोत्साहन दिया। न केवल प्रोत्साहन दिया बल्कि उन्होंने हिंदी में डॉक्टरेट की उपाधि तक हासिल की। तो आइए चलिए पढ़ते हैं मारिया जी के विषय में। वह दिल्ली के सर्द जाड़ों की कोई आम सुबह ही थी जब जनपद स्थित हंगेरियन सूचना एवं सांस्कृतिक केंद्र की जनसंपर्क अधिकारी हरलीन अहलूवालिया का फोन आया। हरलीन मुझे हंगरी की एक अंग्रेज हिंदी विद्वान महिला से मिलवाना चाहती थी जिन्हें हिंदी में किए गए उनके काम के चलते न केवल दुनिया भर में पहचान मिली बल्कि जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे अब्दुल पाकिर जैनुल आबिदीन अब्दुल कलाम ने उन्हें सम्मानित भी किया था। वह ये बता रहे हैं कि किस प्रकार से उनका जो हिंदी को लेके उनके मन में जो मान सम्मान था वो किस सीमा तक था। तो अब वह विदुषी जो विद्वान होते हैं, जो लड़कियां होती हैं, उनको विदुषी कहा जाता है। वह विदुषी तब चंद दिनों के लिए भारत में थी। उसी शाम उन्हें दिल्ली से बाहर जाना था, लिहाजा सुबह 10 बजे का समय मुलाकात के लिए तय हुआ। तो ये क्या जा रही है, उनका साक्षात्कार करने, उनका इंटरव्यू लेने। भले ही वह महिला हिंदी के चलते जानी मानी जा रही थी लेकिन थी तो अंग्रेज, लिहाजा उनसे पूछे जाने वाले सवालों की फेहरिस्त लिस्ट तैयार करते समय इन्होंने कहा, मैंने हिंदी के साथ साथ थोड़े अंग्रेजी के सेंटेंस भी बना लिए थे, वाक्य बना लिए थे कि पता नहीं कब वो उनको समझ में मेरी बात आई हिंदी की या नहीं। अब क्या हुआ आश्चर्य की बात कि अंग्रेजी के सवालों की जरूरत ही नहीं पड़ी। 10 बजे जब अपने फोटोग्राफर के साथ, जो ये रिपोर्टर हैं, मैं हंगेरियन सूचना केंद्र पहुंचा तो हरलीन अपने कार्यालय के कामों में व्यस्त थी। उसने हमारा स्वागत किया। फिर हम गर्मा गर्म कॉफी की चुस्कियां ले रहे थे कि एक भद्र अंग्रेज महिला आ पहुंची। भद्र मतलब जो बहुत ही सभ्य हो। उन्होंने पहले अभिवादन में हमें नमस्ते की, ठीक है, जबकि अंग्रेज है हाथ मिलाते हैं, उनका कल्चर ये कहता है, लेकिन इन्होंने नमस्ते की। फिर क्षमा मांगी कि थोड़ा सा यातायात के चलते वो समय से नहीं पहुंच पाई। हरलीन के आने के चंद मिनट बाद हम बातों में इतना मशगूल हो चुके थे कि किसी ने भी औपचारिक परिचय दिया ही नहीं। यानी वो इतनी अपनी लगी हमें कि हमें ऐसा लगा ही नहीं कि हम किसी विदेशी से बात कर रहे हैं। डॉक्टर मारिया नजैशी थी। अप्रैल 1953 में हंगरी के बुडापेस्ट में जन्मी नजैशी ने संस्कृत, लैटिन, प्राचीन यूनानी, भारत विज्ञान जैसे विषयों में एमए कर संस्कृत और हिंदी में डॉक्टरेट यानी पीएचडी की उपाधि ली। कितनी बड़ी बात है। मतलब मुझे इस पाठ को पढ़ाने में भी बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि ऐसी अंग्रेज महिला जिसने, जो यूरोपियन होते हुए भी, जिसने हिंदी में डॉक्टरेट की उपाधि ली। यूरोप हिंदी समिति की उपाध्यक्ष और इयोथवोस लॉरेंट यूनिवर्सिटी में हिंदी की विभागाध्यक्ष के तौर पर अकादमिक गतिविधियों से जुड़ी नजैशी ने 3 दर्जन से अधिक किताबों का हिंदी से हंगेरियन और हंगेरियन से हिंदी में अनुवाद किया, यानी ट्रांसलेट किया। मतलब उनको इतना शौक हिंदी का था। 3 दर्जन से ज्यादा हंगरी की भाषा की पुस्तकों का हिंदी में और हिंदी का हंगरी भाषा में अनुवाद किया। तो कितने गर्व की बात है। हमारी बातचीत के 6ठे विश्व हिंदी सम्मेलन व जॉर्ज ग्रियर्सन सम्मान से सम्मानित जो ये है मारिया को भारत, यहाँ की भाषा, यहाँ के लोग, यहाँ के शहर, यहाँ की फिल्में, यहाँ का साहित्य, राजनीति, संस्कृति, सब कुछ कैसी लगती है, उनका खुद का बचपन कैसा था, हिंदी से जुड़ाव कैसा हुआ, सब इन्होंने प्रश्न उनसे पूछे और उन्होंने बड़े बिंदास आवाज में, उसमें अंदाज में जवाब दिए। बड़े मजे से उन्होंने उसको आंसर किया। लेकिन नजैशी ने बातचीत की शुरुआत में शिकायतों से की। उनका कहना था, भारत बहुत बड़ा देश है, यहाँ की परंपरा बहुत समृद्ध है, पर यहाँ के फिल्म वाले छोटी छोटी बातों पर झूठ बोलते हैं। देखो कौन सा झूठ सामने आया, और इस बात का उन्हें बड़ा दुख होता है। वो कहती है, आपकी फिल्म जो थी हम दिल दे चुके सनम, जिसमें सलमान खान और ऐश्वर्या राय, आप सब बच्चों ने भी देखी होगी, कह रहे पूरी फिल्म की शूटिंग इन्होंने हंगरी में, या ये कहिए कि हमारे छोटे जो हमारा शहर है बुडापेस्ट, वहां पे हुई थी।
पर इन्होंने क्या किया, फिल्म में उसको इटली का नाम दे दिया। इस झूठ की क्या जरूरत थी? ये हमारी धरती के साथ भी नाइंसाफी है। जिसके हुस्न को आपने कैमरे में कैद करके पर्दे पर दिखाया, फिर दूसरी बात जगह की बात बता दी। मतलब देखो, कोई सपोज दिल्ली में शूटिंग करे, ठीक है, और जाके उसको कह दे कि ये तो दिल्ली नहीं है, ये तो सिडनी का एक शहर है, वो ऑस्ट्रेलिया का कोई शहर है, तो हमें कितना बुरा लगेगा। तो वो ये कहना चाहती है कि मेरे को अपने देश के लिए बहुत बुरा लगा कि मेरा देश जब इतना सुंदर है, आप उसकी शूटिंग कर रहे तो उसी का नाम लो ना। तो ये बात उनको बहुत चुभी। नजीशी की शिकायत का कोई जवाब देते नहीं बना, लिहाजा यह कहकर कि हम आपकी बात दिल दे चुके सनम देखने वाले सभी दर्शकों के पास भी न पहुंचा पाए तो अपने पाठकों तक जरूर पहुंचा देंगे ताकि उन्हें सच्चाई का पता चल जाए। क्षमा मांग ली। उसके बाद हिंदी से उनके जुड़ाव के बारे में मैंने जानना चाहा तो वह जैसे अपने बचपन में लौट गई। हंगरी में संयुक्त परिवार की सोच नहीं है, यानी वहां पर ज्वाइंट फैमिलीज नहीं होती। क्या होता है, पति पत्नी और बच्चे भी केवल 20 साल तक अपने माँ बाप के साथ रहते हैं, माता पिता के साथ, यानी छोटे छोटे परिवार होते हैं। तकरीबन 30 साल पहले मेरे माता पिता का तलाक हो गया था, दोनों ने दूसरी शादी कर ली। अब वो कह रहे आज मेरी माँ की उम्र 81 साल है, वह अकेले रहती है। मेरी मौसी 86 साल की है, वो भी अकेली है। दोनों इस उम्र में भी स्वायत्त हैं, मतलब अपने आप ही सब काम करती है। मैंने भी शादी नहीं की, काम व शादी में से एक को चुनना था, क्योंकि यदि मैं शादी करती बच्चे और परिवार के साथ, मैं इतनी सारी पढ़ाई नहीं कर सकती थी। जैसे मैंने अपना जीवन हिंदी को समर्पित कर दिया, वो मैं नहीं कर पाती। दरअसल जिंदगी के शुरुआती 20 साल छोटी सी जगह पर बीते। मैं बचपन से इंसानी जीवन के दौर को जानने के लिए बहुत उत्सुक थी, इसलिए इन्होंने ग्रीक, लैटिन, यूनानी, संस्कृत भी पढ़ी और एमए की पढ़ाई के बाद ये प्रकाशन संस्थान से जुड़ गई, यानी जो प्रिंट वगैरह करते हैं। उस दौरान हंगरी में केवल 1-2 लोग ही हिंदी जानते थे। अभी कह रहे मेरे प्रोफेसर ने मेरी रुचियों को देखकर मुझे हिंदी पढ़ने के लिए प्रेरित किया और एक बार मैं इससे जुड़ी तो जुड़ती चली गई। फिर जब ये पहली बार भारत आई, 10 महीने वहां रुकी और कह रहे मैं एक ऐसी लड़की थी जो छोटे से शहर से आई थी, लेकिन मैंने हिंदी की बदौलत पूरी दुनिया देख ली। आज मैं वियना में पढ़ती हूँ और एक शिष्य मेरे ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में हिंदी पढ़ाते हैं। इंग्लैंड में हिंदी के सब जानकारों के बीच भी हंगेरियन का हिंदी पढ़ाने के लिए चुना जाना ये कोई कम बड़ी बात नहीं है। जहां तक हंगरी की बात है, मेरे समय में वहां न तो हिंदी भाषा के लोग थे न ही किताबें। और एक गणितज्ञ ने भी, हुकुम सिंह थे, डॉक्टर हुकुम सिंह, ये बता रही है उनको कि उन्होंने भी बड़ा योगदान दिया मुझे हिंदी सिखाने में। अब तो हंगरी में इन्होंने हिंदी का पुस्तकालय भी बना लिया है और भारतीय दूतावास की भी वो तारीफ की उन्होंने कि उन्होंने भी उनको बहुत सारी किताबें उपलब्ध कराई हैं और उन्होंने कहा कि उन्हें भारतीय पोशाक बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन वहां ठंड होने की वजह से मैं केवल सलवार कुर्ता, सलवार सूट ही पहनती हूँ, जैसा कि आप चित्र में देख भी रहे हैं। भारत की कौन सी चीज आपको सबसे अच्छी लगी? एकदम से वो बोली पहले ही, मुझे मानवीय संबंध बहुत अच्छे लगते हैं। मेरे खुद के ढेरों सारे रिश्ते यहाँ हैं जो सालों से बरकरार है, पिता, भाई व दोस्त की तरह। यहाँ के लेखकों ने भी मुझे बड़ा प्रभावित किया। फिर उन्होंने नाम बताया, असगर वजाहत के साथ हंगरी में 5 साल तक साथ साथ काम किया। अशोक वाजपेयी, अशोक चक्रधर, राजेंद्र यादव और जैनेन्द्र कुमार जैसे बड़े बड़े लेखकों से भी उनका संपर्क रहा। भारतीय खाने में उन्हें पूरी मटर पनीर भी बहुत पसंद है, यानी भारतीय खाना भी उनको बहुत अच्छा लगता है। इन्होंने पूछा कौन सा शहर और फिल्में कौन सी पसंद है, तो उन्होंने कहा देखो दिल्ली तो अपना शहर है। 7 साल बाद जब मैं दिल्ली आई तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पे कि अब सीएनजी लग गई है, प्रदूषण का असर कम हुआ है। बाकी मुझे पांडिचेरी, मैसूर और उदयपुर बहुत पसंद है। सच कहूं तो वहां भीड़ कम है, हवा ज्यादा है। ये शहर मुझे इसलिए पसंद है। अगर आप में से कोई पांडिचेरी गया हो तो वाकई पांडिचेरी और मैसूर से आने को इच्छा नहीं होती, क्योंकि वहां ना तो दिल्ली जैसी भीड़ भाड़ है और आप जानते होंगे कि स्वच्छता के मामले में मैसूर का तो कोई जवाब है ही नहीं। इतना सुंदर शहर है, अगर आप वहां नहीं गए हैं तो आप एक बार जरूर जाइए। रहा फिल्मों की बात, तो भारतीय फिल्में हंगरी में बहुत कम पहुंचती हैं। पूरे हंगरी में केवल 500 हिंदुस्तानी हैं। 10 साल पहले तो ये केवल 50 थे। वगैरह फिल्में में मुझे उमराव जान अच्छी लगी और फिल्म स्टार इनको अच्छे लगते हैं नसीरुद्दीन शाह और शबाना आजमी, तो उनको थोड़ा कला से जुड़े हुए लोग पसंद है। धर्म और राजनीति के बारे में भी इनके अपने तर्क थे। वो कहते थे मैं हर तरह की मंदिर, मस्जिद और चर्च गई हूँ,
पर ना मैं किसी, ऐसा नहीं है कि मैं किसी भी धर्म को अधिक मानती हूँ, मैं सब धर्मों को मानती हूँ और हर धर्म का आदर करती हूँ, लेकिन मैं किसी एक धर्म को नहीं मानती। और रही बात राजनीति की, चूंकि मैं समाचार पत्र और पत्र पत्रिकाएं पढ़ती हूँ और खबरिया चैनल मतलब न्यूज चैनल भी देखती हूँ, तो इसके बारे में मुझे पता है। हंगरी में रहकर तो आप राजनीति के प्रभावों से नहीं बच सकते, लेकिन हाँ, पिछले 15 सालों में काफी बदलाव हुए। लेकिन भारत की राजनीति को तो समझने के लिए पूरी जिंदगी चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ जो पार्टियां हैं जो हर बार चुनाव के बाद बदलती हैं, और थोड़ा सा आप जानते हैं कि हमारे राजनीति को बहुत साफ सुथरा दर्जा, अभी साफ सुथरे तरीके से नहीं देखा जाता। मतलब राजनीति में सब तरीके की चीजें चल जाती हैं। तो संभवतः नैजुएशी ने ये बात कही हो कि भारत की राजनीति समझने में तो बहुत समय लग जाएगा, पूरा जीवन। आधुनिकता पर उसने बड़ी असहजता दिखाई। उसने कहा बहुराष्ट्रीय कंपनियां इतनी आ गई हैं, जगह की, सामान की खासियत और विविधता तो खत्म सी हो गई है। हर जगह फास्ट फूड, एक जैसे पे मतलब ड्रिंक्स, एक जैसे शैम्पू। कह रहे समझ में नहीं आता ये क्या हो रहा है। भूमंडलीकरण ने हमें जोड़ा है, लेकिन हम एक दूसरे से जुड़े हैं, एक दूसरे को समझ पा रहे हैं, पर लोग ये क्यों नहीं समझते कि पूरी धरती ही हमारी है। कह रहे अब क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग चल गई इसी वजह से, और इसका भुगतान हम सबको करना पड़ रहा है। ये तूफानों के नाम बता रही है, कैटरीना, सुनामी, विल्मा, भूकंप आदि, जाने क्या क्या। तो वो कह रही है इस तरीके के जो तूफान आते हैं वो किस वजह से, क्योंकि हमने प्रकृति के साथ बहुत छेड़छाड़ की है। मैं एक अनुभव से अपनी बात समाप्त करना चाहूंगी कि मैं एक बार सूरीनाम के घने जंगलों की तरफ गई। नदी मार्ग के अलावा गुजरने का कोई रास्ता नहीं था। हमने नाव पकड़ी, काफी अंदर गए। वहां आबादी नहीं थी, बस्तियां, कल कारखाने नहीं थे, कुछ भी नहीं था। वहां पर भी प्लास्टिक से बनी एक पानी की बोतल तैरती दिखी। मैंने सुना है कि समंदर में कहीं पर एक प्लास्टिक का द्वीप बन गया है। ये कितनी डरावनी बात है, जो जल्द ही महाद्वीप बन जाएगा। अब हमें सोचना होगा कि जो हम पानी पीकर बोतलें पानी में फेंक देते हैं, प्लास्टिक फेंक देते हैं, धीरे धीरे करके पर्यावरण को हमने कितना खराब कर दिया है। हम ऐसी दुनिया में जिएंगे कैसे? क्या ऐसे ही विश्व की कल्पना की थी हमने? तो वो कह रहे हैं कि मुझे ये सोचकर बहुत ही डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि पर्यावरण को खराब करने के चक्कर में हमें ही पर्यावरण की बहुत बुरी मार झेलनी पड़े। बच्चों, इसके एक शब्दार्थ में थोड़ी सी करा देती हूँ। फेहरिस्त माने सूची, अभिवादन शिष्टाचार का तरीका, जिसे हम नमस्ते करते हैं। क्षमा याचना माफी मांगना, ललक इच्छा, बदौलत कृपा से, बरकरार बनाए रखना, मुंह मोड़ना बेरुखी करना, और खासियत विशेषता, सुनामी, कैटरीना, ये सब तूफानों के नाम हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो बच्चों, ये था हमारा आज का पाठ। आपको आशा करती हूँ अच्छा लगा होगा मारिया के विषय में पढ़ना, और आपको पता होना चाहिए कि हिंदी भाषा किस प्रकार से हमारे देश का गौरव है। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे अगले पाठ में। तब तक के लिए नमस्कार।